हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री पेपर थर्ड का यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला टॉपिक है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। हमें ठोस अवस्था पढ़नी थी। बेसिकली चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ रहे थे। ठोस अवस्था चैप्टर का नाम है। हमने क्लास 12th में ठोस अवस्था के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। पूरा चैप्टर हुआ करता था ठोस अवस्था, और उसमें ये टॉपिक था जो आज अपन पढ़ा रहे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले बात करता हूं, ठोसों में दो प्रकार है। क्रिस्टलीय ठोस क्या किसे कहते हैं? कुछ ठोस जैसे NaCl क्रिस्टल होते हैं, KCl के क्रिस्टल होते हैं, चीनी आदि क्रिस्टल है। असंपीडितता एवं कठोरता के साथ साथ विशेष ज्योमेट्रीय रूप भी रखते हैं। इन पदार्थों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अवयवी कणों की एक नियमित और निश्चित व्यवस्था होती है। इसके अंदर अवयवी कणों की नियमित ऑब्लिक निश्चित व दीर्घकालिक व्यवस्था होती है। ये क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अगली बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के बाद बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। बहुत सरल सिंपल बात है। अक्रिस्टलीय ठोस कुछ पदार्थ जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक आदि में असंपीडितता का गुण कुछ हद तक पाया जाता है। ये कांच, रबर और प्लास्टिक आप गौर से देखें तो ये भी कुछ हद तक कठोर क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलीय जैसे ही होते हैं, लेकिन क्रिस्टलीय नहीं होते। इनकी ज्योमेट्री में निश्चितता नहीं होती, अर्थात इन पदार्थों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय पदार्थों में आकृति एवं कणों में निश्चित आंतरिक व्यवस्था नहीं होती, अर्थात इसके कण जमे तो होते हैं लेकिन नियमित रूप से नहीं जमे होते, और इनकी अगर थोड़ी बहुत भी व्यवस्था होती है तो वो अल्पकालिक होती है, कुछ दूरी तक ही होती है, दीर्घ व्यवस्था नहीं होती। इन पदार्थों में कण उसी प्रकार अव्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार से द्रवों में, आपको क्या मालूम है, द्रवों में कण अव्यवस्थित होते हैं, उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोसों में भी कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होते। अतः इन पदार्थों को सुपरकूल्ड लिक्विड अर्थात अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ये अतिशीतित द्रव की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अतिशीतित द्रव वो होता है जो न तो ठोस होता है न द्रव होता है, इसके बीच की एक अवस्था होती है, इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अंतर क्या होता है उस बात को समझते हैं। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में सबसे पहला अंतर होता है ज्योमेट्री का। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्योमेट्री निश्चित होती है, कणों की व्यवस्था नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अणु अथवा परमाणुओं की जो अरेंजमेंट होती है, व्यवस्था होती है, वो निश्चित नहीं होती, अर्थात कोई निश्चित ज्योमेट्री आकार इसका नहीं होता है अक्रिस्टलीय ठोसों का। सेकेंड पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित गलनांक होता है। मैं आपको बताऊं, NaCl क्रिस्टलीय ठोस है, 1078 केल्विन टेम्परेचर पर ये पिघलता है, और सारा का सारा क्रिस्टलीय ठोस NaCl है वो 1078 केल्विन में पिघल जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इसके कोई निश्चित गलनांक नहीं होते, अर्थात इसकी गलनांक की एक रेंज होती है। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, जिस ताप पर पिघलना प्रारंभ करता है सारा का सारा उस ताप पे नहीं पिघलता, थोड़ा बहुत पिघलता है, और थोड़ी देर के बाद जब ताप बढ़ाते हैं तब पूरी तरह से पिघलता है। ये अक्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्लास 12th में आपने नहीं पढ़ा होगा, कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र, मतलब इनको पिघलने के बाद अगर वापस ठंडा किया जाए तो अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो ग्राफ आते हैं वो ताप और समय के साथ अगर ग्राफ किया जाए तो अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक, ताप जो होता है वो समय के साथ टेम्परेचर सतत रूप से घटता है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस सतत या कंटिन्यूस होता है, वक्र कंटिन्यूस होता है। कूलिंग कर्व की बात करें जिसमें क्रिस्टलीय ठोसों में, तो क्रिस्टलीय ठोसों की जो कूलिंग कर्व होते हैं वो असतत होते हैं, असतत कर्व। असतत का क्या मतलब होता है, ये क्या होता है बताता हूं मैं। असतत कैसे होते हैं? शीतलन कर्वों में अंतर क्या होता है कि क्रिस्टलीय पदार्थों में शीतलन कर्व असतत होते हैं, अर्थात ये वो बिंदु ऐसे आते हैं जहां पर निरंतरता भंग होती है, अर्थात यहां पर क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन प्रारंभ होता है।
और क्रिस्टलाइजेशन प्रारंभ होता है तो टेम्परेचर फिक्स रह जाता है, और टेम्परेचर स्थिर रहता है तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन आती है। देखो, आप गौर से देखो कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए से बी तक है। यहाँ टेम्परेचर समय के साथ ताप नहीं बदला है, क्योंकि समय के साथ पदार्थ का रूप बदला है, वो द्रव से ठोस अवस्था में आया, तो ताप परिवर्तन स्थिर ताप के ऊपर ही काम होता है। इस तरह से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में ये मुख्य अंतर है। एक और बात कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस तो वास्तव में ट्रू सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अतिशीतित द्रव होते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो ठोसों और द्रवों के बीच की अवस्था होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, समदैशिकता और विषमदैशिकता, आइसोट्रोपी और एनीसोट्रोपी। आइसोट्रोपी किसे कहते हैं कि अगर किसी पदार्थ की सभी दिशाओं में कुछ भौतिक गुण समान हो तो इस गुण को आइसोट्रोपी या समदैशिकता कहते हैं। यदि वही भौतिक गुण अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो तो इनको विषमदैशिकता कहते हैं। कौन कौन से भौतिक गुण? जैसे वैद्युत एवं ऊष्मीय चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य आदि के मान सभी दिशाओं में समान होते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थों में, अर्थात अक्रिस्टलीय पदार्थ समदैशिक होते हैं। गैस और द्रव सारे समदैशिक होते हैं। लेकिन अब हम क्रिस्टलीय पदार्थों की बात करें तो क्रिस्टलीय पदार्थ विषमदैशिक होते हैं, अर्थात क्रिस्टलीय पदार्थों की विभिन्न दिशाओं में उपरोक्त सभी गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उपरोक्त गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए एग्जांपल दे रहे, मैंने एक एग्जांपल दिया कि अपन एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस लिया, ये क्रिस्टल लिया, ये क्रिस्टलीय पदार्थ, ये क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस में आप देखिए कणों की व्यवस्था एक नियमित है। अपन बड़े और छोटे अगर NaCl की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस है, और ये अक्रिस्टलीय ठोस है, कणों की व्यवस्था अनियमित है। अगर मैं यहां पर प्रकाश का एग्जांपल दूं, अपवर्तनांक की बात करें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ए दिशा के अंदर अगर प्रकाश की लाइन जाती है और बी दिशा के अंदर प्रकाश की लाइन जाती है, तो आप देखो इन दोनों दिशाओं में कणों का वातावरण अलग अलग है, एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स डिफरेंट है। कैसे? सीधे जानो, ए दिशा में बात करो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे एक तरह के परमाणु और राइट हैंड साइड में सारे दूसरे तरह के परमाणु। बी दिशा में बात करें तो ये व्यवस्था दूसरी है, क्योंकि दोनों दिशाओं में एनवायरमेंट डिफरेंट है, इसलिए दोनों दिशाओं में अपवर्तनांक के मान भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, क्योंकि सभी गुण अलग अलग आते हैं। अब इसी क्रिस्टल को हमने बिखेर दिया। अब ए और बी दोनों दिशा में गए तो दोनों दिशाओं में लगभग अनियमितता एक जैसी है, अर्थात अनियमितता एक जैसी होगी तो अपवर्तनांक के मान भी लगभग एक जैसे होंगे, अर्थात जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। इस तरह से अगर अपन टेबल बनाकर इसकी व्याख्या करें, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की अंतर की बात करें, तो आप गौर से देखिए, क्रिस्टलीय पदार्थ जो अभी तक हमने पढ़ा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ, कणों की आंतरिक व्यवस्था नियमित होती है, क्रिस्टलीय ज्योमेट्री निश्चित होती है, आंतरिक व्यवस्था अनियमित होती है, ज्योमेट्री अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की गलनांक निश्चित होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नमक का गलनांक। अक्रिस्टलीय पदार्थों के गलनांक अनिश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थों का शीतलन वक्र असतत होता है, अर्थात एक जगह पर स्थिर वक्र आता है। अक्रिस्टलीय पदार्थों का शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व, कंटिन्यूस होता है शीतलन कर्व। वास्तविक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, अतिशीतित द्रव माने जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टलीय पदार्थ में विषमदैशिकता का गुण होता है और अक्रिस्टलीय पदार्थों में समदैशिकता का गुण होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इस तरह से हमने आज क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों में अंतर पढ़े। अब अपन बात करते हैं क्रिस्टलीय पदार्थों में सममिति की। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो नियमित ज्योमेट्री होती है, और ज्योमेट्री को समझने के लिए हम उनकी सिमेट्री को समझना बहुत जरूरी है। सिमेट्री को कितनी तरह से समझते हैं? सिमेट्री सममिति के तत्व है, ये हम पढ़ेंगे। सममिति के तत्व ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने पढ़े थे, स्टीरियो केमिस्ट्री में। सबसे पहले तत्समक सममिति, ये 360 डिग्री कोण पर यदि क्रिस्टल का घूर्णन करने पर समान ज्योमेट्री प्राप्त होती है, तो इसमें सममिति तत्व ई पाया जाता है। ये सभी क्रिस्टलों में होता है, क्योंकि 360 डिग्री पे रोटेट करने पर तो तुल्य विन्यास सभी के अंदर आता है। सममिति के तल को हमने सिग्मा से बताया था। वह तल जो क्रिस्टल को या अणु को
दो भागों में बांटता है, दो समान भागों में बांटता है। सममिति का तल कहते हैं। सममिति का अक्ष हमने पढ़ा था, इसको सी एन से बताते थे। डिफरेंट तरह के एन की वैल्यू 360 ओवर थीटा से हमने निकाली थी एक बार, 360। सममिति का अक्ष, इसकी भी बात करेंगे। और सममिति का केंद्र, सममिति के केंद्र को आई कहते हैं। ये केंद्र क्या होता है? सममिति का केंद्र, सममिति का केंद्र क्रिस्टल में वह काल्पनिक बिंदु है, काल्पनिक बिंदु है आई कहते हैं, आई है, जिसके सापेक्ष विपरीत दिशा में जाने पर, समान क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती। इस तरह से हमने सममिति के तत्वों की बात की। अब हम एक सममिति तत्वों को लेंगे और उसकी क्रिस्टलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और लिया उसे घनीय में, घन के अंदर, घनीय क्रिस्टल जालक में सममिति के तत्व दिए। कितने हैं ये सारे लिखे हुए हैं, लेकिन अपन एक पढ़ेंगे कितने सममिति के तत्व हैं। सबसे पहले अपन ने बात की प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल। सममिति के तल में हमने आयताकार सममिति का तल लिया। आप गौर से देखो, एक घन है, उसको आयताकार सममिति को, एक आयताकार सममिति, ये एक सममिति का तल है। इस तल ने अणु को, पूरे क्रिस्टल को दो भागों में बांटा। इस तल को हम इस तरह से भी रख सकते हैं, ये भी एक तल है, ये भी एक तल है, ये भी एक तल है, और एक ये भी तल है, तीन तल, अर्थात आयताकार सममिति तत्व टोटल हमारे इसके अंदर तीन हुए। अब अपन दूसरी बात करते हैं, विकर्ण सममिति तल की बात करते हैं। विकर्ण सममिति तल कितने हो सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल दिया, ये दो भुजाओं में से एक तल को काटा, ये विकर्ण सममिति तल है, ये एक तल है। इस तरह से ये एक दूसरा तल है। ऐसे खूब सारे तल और हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं अपन मैं बताता हूं, मैं आपको कैसे बताता, कैसे सममिति तल हो सकते हैं। अपन एक घन बनाते हैं, अपन एक घन बनाए। सपोज करो हमारे पास एक घन है, एक हमने घन बनाया, एक घन बनाया। इस घन के अंदर आप देखें कोर, कितनी कोर है, अपन बात करते हैं इसमें कोर कितनी है। आप गौर से देखो कि इसके अंदर किनारी ऊपर 4, ये नीचे उतरने वाले 4 और नीचे 4, कुल 12 कोर है। अब इसमें अपन एक तल बनाते हैं। कैसे तल बन सकता है, इससे तल कैसे बन सकता है कि हमने इसको इस तरह से काटा, एक तल बना, ये एक तल, इस तल ने इसको बांटा, काटा इसको, ये तल। ऐसे कितने तल हो सकते हैं? क्योंकि कोर, हम जानते हैं कि इसकी कोर 12 है, तो इसमें विकर्ण तल, सममिति तल, एक तल दो कोर से गुजरता है, इसलिए विकर्ण सममिति तल 2 हो गए। इस प्रकार हमने आज आकर सममिति तलों की बात की, तो आयताकार सममिति तल हमारे पास 3 थे, और विकर्ण सममिति तल हमारे पास कुल 6 है। अर्थात इस तरह से घन के अंदर सममिति तलों की संख्या कुल 9 है। इस प्रकार अतः घन में कुल सममिति तल बराबर 3 + 6 बराबर कुल 9 सममिति तल। इस तरह से आज हमने
सम्मिति तलों की बात